दोस्तों दिल्ली आज एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रही है जिसका सामना मुंबई भी कर चुका है और वो प्रॉब्लम है जमीन की कमी। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है और उसी रफ्तार के साथ हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन शहर के पास एक्सपेंड होने के लिए अनलिमिटेड जमीन नहीं है। अब अगर इसी तरह दिल्ली की पॉपुलेशन और हाउसिंग डिमांड बढ़ती रही तो सवाल ये है कि आखिर दिल्ली अपने बढ़ते शहर को और कितनी जमीन पर फैला सकती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए दिल्ली लेकर आया है अपना मास्टर प्लान 2047, जिसमें दिल्ली की ग्रोथ को सिर्फ जमीन पर फैलाने के बजाय रीडेवलपमेंट, हायर डेंसिटी और वर्टिकल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में भी ले जाने का फ्रेमवर्क दिया गया है। और यह बात सिर्फ 10-20 फ्लोर्स की बिल्डिंग की नहीं है। एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए MPED 2047 के फ्रेमवर्क में 100 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग्स को भी टॉल बिल्डिंग्स और लैंडमार्क डेवलपमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में आखिर वर्टिकल डेवलपमेंट पॉसिबल कैसे होगा? क्या अचानक से हर जगह 100 फ्लोर की इमारतें बनने चालू हो जाएंगी? और आखिर क्या है ये दिल्ली का मास्टर प्लान 2047? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि आखिर ये मास्टर प्लान किस चिड़िया का नाम है। मास्टर प्लान दिल्ली के लैंड यूज और डेवलपमेंट के लिए एक स्टेशनरी प्लानिंग फ्रेमवर्क होता है जो डिसाइड करता है कि शहर में किस तरह का डेवलपमेंट और किस इंटेंसिटी पर हो सकता है। ये प्लान तय करता है कि कहाँ नए रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनेंगे, कहाँ कमर्शियल हब्स और कहाँ ऑफिसेज डेवलप होंगे और कहाँ इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, शहर में ग्रीन एरियाज कहाँ होंगे, नई सड़कें कहाँ बनेंगी और सबसे जरूरी बात, किस एरिया में कितनी घनी आबादी यानी डेंसिटी अलाउ की जाएगी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। दिल्ली के पास ऑलरेडी 2041 का एक प्लान था, तो फिर अचानक से इस 2047 की जरूरत क्यों पड़ी? इस ट्विस्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली का जो अभी का स्टेशनरी प्लान था वो था मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021। उसके बाद रूल्स के हिसाब से MPD 2041 आना था। 2021 में इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था। पब्लिक से ऑब्जेक्शंस और सजेशंस मांगे गए और उन सबको ध्यान में रखते हुए DDA ने 2023 में इस MPD 2041 को अप्रूव भी कर दिया। अप्रूवल के बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल नोटिफिकेशन के लिए भेजा गया, लेकिन वक्त पर यह नोटिफाई नहीं हुआ। इसीलिए अगर कोई आज कहता है कि दिल्ली 2041 के प्लान पर चल रही है तो टेक्निकली वो गलत होगा, क्योंकि वो प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इसी दौरान प्लानिंग होराइजन को 2047 तक ले जाने और दिल्ली के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक नया फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करने की प्रोसेस आगे बढ़ी और इसका होराइजन 2047 होने की वजह से विकसित भारत 2047 के ब्रॉडर नेशनल विजन के साथ भी अलाइन हुआ। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2041 का प्लान पुराना था और 2047 अचानक से एक वर्टिकल रेवोल्यूशन ले आया। 2041 वाले ड्राफ्ट में भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, डेंसिफिकेशन, लैंड पूलिंग, कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट और ग्रीन डेवलपमेंट जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शामिल थे। तो फिर 2047 में नया क्या है और ये वर्टिकल ग्रोथ की पूरी थ्योरी काम कैसे करती है? यहीं से हमारी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। मास्टर प्लान 2047 का सबसे बड़ा मकसद शहर को स्मार्टली मैनेज करना है और इसके पीछे का लॉजिक बहुत बेसिक है। दिल्ली एक लैंड कॉन्स्ट्रेंट सिटी है, उसके पास अनलिमिटेड डेवलपमेंट लैंड नहीं है और एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया के अंदर भी लैंड का एफिशिएंट यूज एक मेजर चैलेंज बन चुका है। जब जमीन लिमिटेड हो और पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो आपके पास एक ही लॉजिकल रास्ता बचता है, हायर डेंसिटी और बेटर लैंड यूटिलाइजेशन, और इसका सबसे बड़ा टूल है FAR। लेकिन ये FAR क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो। FAR बढ़ने से उसी जमीन पर टोटल फ्लोर एरिया बनाना पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है और FAR 100% है तो आप टोटल 1000 स्क्वायर मीटर का ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर FAR 200% हो जाए तो आप 2000 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया बना सकते हैं। और जब ग्राउंड कवरेज और दूसरे डेवलपमेंट कंट्रोल्स अलाउ करते हैं तो इसी एडिशनल फ्लोर एरिया को टॉलर बिल्डिंग्स के थ्रू अकोमोडेट किया जा सकता है। जमीन वही रही लेकिन डिजाइन और हाइट के जरिए वहाँ ज्यादा लोग अकोमोडेट हो गए। यही वर्टिकल डेवलपमेंट का बेसिक प्लानिंग साइंस है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कहाँ? दिल्ली को एक यूनिफॉर्म स्काईस्क्रेपर सिटी नहीं बनाया जा रहा। मास्टर प्लान का अप्रोच स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने का है। सबसे पहला फोकस होगा ट्रांजिट कॉरिडोर्स पर। मेट्रो लाइंस और मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स के आसपास के एरियाज में हायर एक्सेसिबिलिटी होती है, इसीलिए TOD यानी
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रूल्स पर चलते हुए इन कॉरिडोर्स पर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट और हाई डेंसिटी टॉल बिल्डिंग्स अलाउ की जाएंगी। इसका दूसरा बड़ा हिस्सा है हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है UER2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि UER2 के आसपास कन्वेंशनल लो डेंसिटी डेवलपमेंट के मुकाबले ज्यादा डेंस और टॉलर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा। यानी UER2 के कुछ सिलेक्टेड स्ट्रेचेस दिल्ली के फ्यूचर हाई डेंसिटी अर्बन ग्रोथ के इम्पोर्टेंट नोड्स बन सकते हैं। ये सब सुनने में किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की थ्योरी लग सकती है। आप सोच रहे होंगे कि FAR, TOD और डेंसिफिकेशन की ये बातें क्या वाकई जमीन पर उतरेंगी? नहीं, ये सिर्फ पेपर पर लिखी प्लानिंग नहीं है। कड़कड़ डूमर TOD और ईस्ट दिल्ली हब जैसे प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसी डायरेक्शन की तस्वीर दिखाने लगे हैं, जहां एक्चुअली ग्राउंड पर मास ट्रांजिट के ठीक ऊपर स्काईलाइन बदलने का काम चल रहा है। हम इन रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियो के अगले हिस्से में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इन प्रोजेक्ट के पीछे का एक्चुअल प्लानिंग लॉजिक समझने के लिए पहले हमें इस मास्टर प्लान के सबसे बड़े पिलर को समझना होगा, और वो है रीडेवलपमेंट। खाली जमीन पर नए टावर्स खड़े कर देना आसान है, लेकिन एग्जिस्टिंग दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पुराने और लो डेंसिटी पैटर्न पर बना हुआ है। दिल्ली को वर्टिकल बनाने की असली चाबी इसी रीडेवलपमेंट में छुपी है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर किसी पुराने लो डेंसिटी एरिया को रीडेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जहां आज 2 या 3 मंजिल के पुराने मकान हैं, जब वहां प्रॉपर्टी प्लानिंग के साथ रीडेवलपमेंट होगा तो पुराने स्ट्रक्चर्स को हटाकर वहां बेटर सड़कें और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सरकार वहां ज्यादा FAR अलाउ करेगी, जिसके चलते वहां 20 या 30 मंजिल का एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बन सकेगा, जिसमें चौड़ी सड़कें, मल्टी लेवल पार्किंग और कॉमन ग्रीन एरियाज होंगे। जमीन उतनी ही यूज हुई, लेकिन बेटर प्लानिंग से ज्यादा लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी। जब बिल्डिंग्स ऊंची होती है तो उस पूरे एरिया की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। आपको ट्रैफिक हैंडल करने के लिए चौड़ी सड़कें चाहिए, उन्हें पीने का पानी सप्लाई करने के लिए मैसिव लाइंस चाहिए, सीवेज का लोड कई गुना बढ़ जाएगा, बिजली की डिमांड भी काफी बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात, ऐसी बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एक्सेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को उसी लेवल पर अपग्रेड करना पड़ेगा। इसीलिए दिल्ली को वर्टिकल बनाने से पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को उस डेंसिटी को हैंडल करने लायक बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। हाउसिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट आम आदमी से जुड़ी हुई है। MPD 2047 में आने वाले सालों के लिए लगभग 40 लाख नए घर बनाने की बात की गई है। इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन और हाउस होल्ड्स बढ़ेंगे, हाउसिंग की डिमांड भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। जमीन की लिमिटेशन को देखते हुए अब अर्बन स्प्रोल यानी शहर को दूर दूर तक फैलाना सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए हाउसिंग को कॉम्पैक्ट बनाना ही पड़ेगा। इन 40 लाख घरों में से काफी बड़ा हिस्सा रीडेवलपमेंट से आएगा और कुछ नए एरियाज में लैंड पुलिंग के जरिए बनेंगे। यहाँ एक बहुत क्लियर स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि ट्रांजिट कॉरिडोर्स के आसपास हायर डेंसिटी हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाएगा। TOD का बेसिक प्लानिंग प्रिंसिपल ही यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास हायर डेंसिटी को इनकरेज किया जाए, ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियों को कम इस्तेमाल करें और शहर में कंजेशन कम हो। इसी हाउसिंग प्लान का एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी हिस्सा है स्लम रिहेबिलिटेशन। पास्ट में कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि स्लम रेजिडेंट्स को उनकी एग्जिस्टिंग लोकेशन से काफी दूर आउटस्कर्ट्स में रिलोकेट किया गया। इस मॉडर्न से उन लोगों की लाइफ पर बुरा असर पड़ता था, क्योंकि वो अपने रोजगार और सोशल नेटवर्क से दूर हो जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन सेतु रीडेवलपमेंट का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसे आमतौर पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग सेटलमेंट्स को उसी जगह पर रीडेवलप किया जाएगा, बस उन्हें हॉरिजॉन्टल स्प्रेड से हटाकर वर्टिकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे लोगों को वहीं रहने का चांस मिलेगा, शहर अपनी वैल्यूएबल लैंड का बेहतर यूज कर पाएगा। वीडियो के शुरू में हमने 100 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग की बात की थी, तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि MPD 2047 में ये प्रोविजन आखिर काम कैसे करेगा। क्या कल कोई भी डेवलपर कहीं भी 100 मंजिल का टावर बना देगा? बिल्कुल नहीं। 100 मंजिल से ज्यादा फ्लोर्स या एक्सट्रीम टॉल बिल्डिंग्स के लिए प्लान में एक फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कोई ब्लैंकेट परमिशन नहीं है। ऐसी इमारतें सिर्फ उन्हीं हाईली सस्टेनेबल एरिया में बन पाएंगी जहां मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी पहले से मौजूद हो या बनाई जा रही हो। इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन अप्लाई होंगी। फायर सेफ्टी क्लियरेंस, एविएशन रिस्ट्रिक्शंस और हेरिटेज प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाएगा। ये आइकॉनिक या लैंडमार्क बिल्डिंग्स उन जोन्स में प्लान की जाएंगी जहां मास ट्रांजिट हब्स हैं,
या जो प्योरली हाई एंड कमर्शियल और मिक्स्ड यूज्ड सूटेबिलिटी रखते हैं। यानी ऐसे बिल्डिंग्स एक्सेप्शंस होंगी, नॉर्म नहीं। यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। टॉल बिल्डिंग्स अलाउ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली की हर कॉलोनी स्काईस्क्रेपर जोन बन जाएगी। MPD 2047 पुरानी दिल्ली या हेरिटेज एरियाज को टावर से रिप्लेस करने की बात नहीं करता। ल्यूटियन दिल्ली और ग्रीन बफर्स अपने हिस्टोरिकल और इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट के कारण वैसे ही प्रिजर्व की जाएंगी। वर्टिकल डेवलपमेंट सिलेक्टिवली सिर्फ उन जोन्स में अलाउ होगा जो टेक्निकल तौर पर इस एडिशनल लोड को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने सिर्फ ये समझा कि दिल्ली को वर्टिकल करने का प्लान क्या है। अब असली सवाल ये है कि ये वर्टिकल दिल्ली बनेगी कहाँ, क्योंकि प्रोविजन होना और उसका ग्राउंड पर बनना अलग बातें हैं। चलिए उन प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जो इस बदलाव का जिंदा प्रूफ है। सबसे बड़ा प्रूफ है कड़कड़डूमा TOD यानी ईस्ट दिल्ली हब। ये एक टेक्स्ट बुक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ मेट्रो इंटरचेंज के ठीक ऊपर एक मैसिव हाई राइज रेजिडेंशियल और कमर्शियल इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि ट्रांसपोर्ट और डेंसिटी को एक साथ कैसे मर्ज किया जाता है। दूसरा बड़ा शिफ्ट दिख रहा है एरो सिटी और वर्ल्ड मार्क के आसपास। यहाँ नरेटिव रेजिडेंशियल से शिफ्ट होकर प्योर बिजनेस जोन पर आ जाता है। यह इलाका दिखाता है कि दिल्ली अब कमर्शियली भी वर्टिकली ग्रो हो रही है। नए ऑफिसेस, होटल्स और रिटेल स्पेसेस एक साथ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद आता है आनंद विहार और कड़कड़डूमा का पूरा बेल्ट, जिसे एक फ्यूचर मल्टी मॉडल हब के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ मेट्रो, इंडियन रेलवेज, ISBT और RRTS जैसी एक्सेसिबिलिटी है। ऐसी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली उस पूरे रीजन को एक हाई डेंसिटी कमर्शियल और रेजिडेंशियल नोड में बदल देती है। अब आते हैं उस फाइनल कंपैरिजन पर। जमीन की कमी और वर्टिकल ग्रोथ की बातें सुनकर सबके दिमाग में यही आता है कि क्या दिल्ली अपनी ज्योग्राफी बदल कर नेक्स्ट मुंबई बन पाएगी? इसका सीधा जवाब है नहीं। दिल्ली मुंबई का मॉडल कॉपी नहीं करेगी, क्योंकि दोनों शहरों का बेसिक DNA ही अलग है। मुंबई एक पेनिनसुलर ज्योग्राफी है, समुद्र से घिरा हुआ। वहाँ लैंड कॉन्स्टेंट इतना एक्सट्रीम था कि शहर के पास हिस्टोरिकली वर्टिकली जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन दिल्ली एक लैंड कॉन्स्टेंट सिटी होने के बावजूद मुंबई जैसी ज्योग्राफिकली लॉक्ड नहीं है। दिल्ली के पास लैंड पूलिंग और प्लान्ड पेरिफेरल एक्सपेंशन का फ्रेमवर्क भी है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिनियर लोकल ट्रेन की जगह रिंग रोड्स और रेडियल मेट्रो लाइंस पर बेस्ड है। इसीलिए दिल्ली का मॉडल एक हाइब्रिड मॉडल रहेगा। यहाँ कोर एरियाज में रीडेवलपमेंट और TOD के जरिए हाइट बढ़ेगी, वहीं आउटर एरियाज में कंट्रोल्ड लैंड पूलिंग होगी। तो होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।